हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो अब शेप है वायर का या किसी भी चीज़ का जहाँ पे आप चार्ज डाल रहे हो, ये एक सर्कुलर आर्क होगा। इस पे सारे चार्जेस होंगे सर्कुलर आर्क पे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। कहाँ पे कैलकुलेट करना है? इसके सेंटर पे, मतलब ये जिस सर्कल का हिस्सा है, जिस सर्कल के एक आर्क पे आपने चार्जेस डाला है उसका कोई सेंटर होगा उस सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करो, इसके एंड पॉइंट्स को जोड़ दो यहाँ पे, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ओके, आई होप ये सेंटर लग रहा है। चलो ठीक है, इस पॉइंट पे सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे इनके बीच में जो टोटल एंगल है वो टोटल एंगल अल्फा है। मैं इस पिक्चर को वापस से यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें मैं मिटा दूंगा, तो ध्यान में रखने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये टोटल एंगल आपका अल्फा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब ये पूरा आर्क जो है सेंटर पे अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब क्या करो, यहाँ पे आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को आधे आधे में बांट दे और ये इस पॉइंट से पास होगा सेंटर से, तो ये पूरा एंगल तो अल्फा हो गया है ना। पर एंगल बाइसेक्टर से अब ये ऊपर वाला हिस्सा अल्फा बाई 2 एंगल बनाएगा और नीचे वाला हिस्सा अल्फा बाई 2 एंगल बनाएगा। ये पूरा अल्फा बाई 2 एंगल बनेगा और नीचे वाला अल्फा बाई 2 एंगल बनेगा। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो पूरे एंगल को आधा आधा इसने डिवाइड कर दिया। ये सेम पिक्चर मैंने यहाँ बना रखा है रेफरेंस के लिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन करना है, समझ गए। तो टोटल एंगल अल्फा है और ये बीच में से इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया गया है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लेंगे आर्क का, जिसका लेंथ होगा dl, और इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq। बहुत ही कम चार्ज है और बहुत ही छोटे डिस्टेंस के अंदर है, तो मैं इस चार्ज को पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि इस एक्स एक्सिस के साथ आपका बाइसेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मान के चलते हैं। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और इस डी का वैल्यू क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डी क्यू, तो 1/4πε0 डी क्यू अपॉन, अब ये जो है डिस्टेंस इस पॉइंट का इससे, वो इसका रेडियस हो जाएगा आर्क का, दैट इज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी क्यू देखो, डी क्यू हम यहाँ पे क्योंकि हमने किसी कर्व के ऊपर ही चार्जेस डाल रखा है, तो अगर आपने किसी कर्व पे चार्ज डाल रखा है इसका मतलब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी ही होगा। यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। और ये हम लेंथ dl की बात कर लेते हैं। इस dl लेंथ में dq चार्ज डाला गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज dq अगर है तो कितने लेंथ पे है, dl लेंथ पे है, राइट। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी dq का वैल्यू मिल जाएगा, दैट dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। या आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। सो d इज इक्वल टू 1/4πε0, dq की जगह पे आ जाएगा लैम्डा इंटू dl और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन डी का फिक्स हो गया। चलो भाई काम करते हैं। ये जो dl आपको दिखाई दे रहा है, इस dl, चलो ये काम हम बाद में कर लेंगे। अब एक काम यहाँ पे देखो, ये जो डी वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। इसको अगर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करो तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक टिप से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इससे एक परपेंडिकुलर आप यहाँ ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा और ये नीचे हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा, है ना। डी कॉस थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर। तो ये डी वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, इस डी क्यू चार्ज की वजह से उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक्स के लॉन्ग है वाई के लॉन्ग, राइट। अब सुनो, एग्जैक्टली यही वाला जो चार्ज यहाँ पे डीएल लेंथ है, अगर हम थीटा एंगल पे नीचे भी ऐसा ही एक डीएल लेके चलें और उस डीएल के अंदर भी आपका जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, और इसके वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी
ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये सही से नहीं जा रहा है यार, एक सेकंड रुक जाओ, यस, ये डी, ये सेम हमने डी क्यू यहाँ में इमेजिन किया डीएल डिस्टेंस पे, और हमारे पास ये एंगल थीटा वही सेम है, सेम एंगल थीटा बन रहा है। यहाँ पे भी दो कंपोनेंट में लोगे तो एक डी कॉस थीटा का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, और फिर ऊपर की ओर डी साइन थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों एक दूसरे को में ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप दूसरे डीएल बाकी सारे भी लेते हो, तो कोई भी डीएल अगर आप ऊपर ले रहे हो तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे नीचे में भी उतना डीएल ले सकते हो, और दोनों के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और सबका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो सबका एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में फिर से वाई कंपोनेंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ई वाई सीधा जीरो हो जा रहा है इसमें सिर्फ ई एक्स है, और पूरे आर्क के वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगा। तो ई वाई तो जीरो हो गया, ई एक्स निकालेंगे हम लोग, और ई एक्स कैसे निकालेंगे बताओ, इट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब ये डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना है। आपका जो थीटा है वो यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है और यहां से नीचे ऐसे जा रहा है। टोटल एंगल कवर करने के लिए आप इस लाइन से एक तो ऊपर जा रहे हो और यहां से नीचे आ रहे हो, तो देखो एंगल का जो रोटेशन है एक ऊपर है और एक नीचे है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव मानेंगे। तो इस लाइन से आप कहां से कहां तक जा रहे हो बताओ, इस लाइन से ऊपर की ओर आप अल्फा बाय 2 तक जाते हो, और नीचे की ओर माइनस अल्फा बाय 2। नीचे का रोटेशन दूसरे डायरेक्शन में है, इसलिए नीचे का एंगल आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब हम जो है यहां से इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इस पूरे एंगल में देखो कि यहाँ ये वाला जो वैल्यू है वो माइनस अल्फा बाय 2 है, और ये पूरा प्लस अल्फा बाय 2 तक जाएंगे आप। तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 तक। माइनस अल्फा बाय 2 ये एंगल हो गया, और ये पूरा प्लस अल्फा बाय 2 यहां तक जाएंगे, तो पूरा आर्क आपका कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। d का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन d का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लिमिट्स हम लोग बाद में डाल देंगे, यहाँ पे जगह मैं थोड़ा बचा रहा हूँ। अब जो भी कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सारे कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, बस इंटीग्रेशन अंदर का क्या बचा, अच्छा ये कॉस थीटा, सॉरी भूल गया मैं, कॉस थीटा अंदर सिर्फ बचेगा आपका, क्या बचेगा, कॉस थीटा और डीएल बचेगा और कुछ नहीं ठीक है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आपका थीटा चेंज हो जाएगा। देखो अगर सपोज करो आप इस पोजीशन पे हो, तो आपका ये लाइन बनेगा और एंगल ये थीटा बनेगा। अगर आपने डीएल चेंज करके यहाँ ला दिया तो आपकी लाइन ये बनेगी, और इससे आपका क्या होगा, एंगल छोटा हो जाएगा। तो अलग अलग डीएल के लिए आपका एंगल अलग अलग है, इसका मतलब थीटा कांस्टेंट नहीं है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट नहीं होगा। चलो इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि थीटा एक दूसरा, मतलब थीटा एक वेरिएबल है और एल जो है वो दूसरा वेरिएबल है, तो दो अलग अलग वेरिएबल है, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये कर नहीं पाओगे। आपका जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो और बाकी वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो या तो दोनों थीटा में होना चाहिए या तो दोनों एल में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि इस डीएल को चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डीएल लेंथ का आर्क है, अगर मैं उस डीएल के दूसरे एंड से यहाँ पे एक लाइन बना दो, तो देखो सेंटर पे बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है, ये दिख रहा है, दिस एंगल इज डी थीटा इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपका लेंथ अगर डीएल है तो ये सेंटर में बहुत ही छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये एंगल जो आपका है वो देखो डी थीटा है, दिस एंगल इज डी थीटा, और ये आपका रेडियस है, राइट। तो अगर आप एंगल को रेडियन में मेजर करते हो, एंगल को रेडियन और डिग्री दोनों में मेजर किया जाता है, अगर आप एंगल को रेडियन में मेजर करते हो तो थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब थीटा की जगह पे हम यहाँ पे डी थीटा ले रहे हैं, आर्क का लेंथ जो है वो डीएल है और रेडियस जो आपका है वो आर है,
तो dl का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, r d थीटा। इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। सो पुट इन इक्वेशन 1 dl की जगह पे r d थीटा लिख दो। तो आपका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, ex इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन में cos थीटा और dl की जगह पे क्या आएगा, dl की जगह पे आपका r d थीटा आ जाएगा, r d थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ये r बाहर निकलेगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका ex का जो वैल्यू है वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां तक तो ठीक है। बाद में अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, और लिमिट्स हमारा माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 तक है। इसको हटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और क्या करना है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा। लिमिट्स यहाँ पे डाल दो, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। तो ये क्या होगा, ex इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन, देखो पहले आपका आएगा अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाय 2, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आपका ये माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, कहाँ लिखो मैं, कहाँ लिखो भाई, कहाँ लिखो, यहाँ देखो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। आपका जो साइन है वो बाहर आ जाता है, तो ये वाला जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर वो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपका ex का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाय 2, माइनस और ये माइनस आके प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2। तो ये हो जाएगा ex इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 2 साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2। सो 2 1 जा 2 2 जा, और फाइनली आपका ex का वैल्यू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाय 2। तो ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू ex का, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। Ey वैसे भी 0 है, तो यही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है आर्क की वजह से स्ट्रेट एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाय 2। समझ गए? तो फाइनली आपका Ey का वैल्यू 0, ex का इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाय 2। मतलब सिंपल समझो कि अगर आपके पास एक आर्क है और इस पे चार्जेस है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी को मैं ex बोल रहा हूं। तो आप ये x हटा भी सकते हो ताकि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। सीधा आपको ध्यान में रखना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाय 2। और याद रखना ये पूरा एंगल अल्फा है और आधा एंगल अल्फा बाय 2 हो जाएगा, पूरा एंगल अल्फा है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई ये एक तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ये टोटल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना? 60 डिग्री का। इस पॉइंट पे मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो रेडियस आ रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे 30 डिग्री पे आ जाएगा, राइट। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाय 2। अल्फा मतलब पूरा एंगल, अल्फा मतलब पूरा एंगल दैट इज 60 डिग्री, और ये आधा एंगल आपका 30 डिग्री था ना यहाँ पे, पर अल्फा पे आपको पूरा एंगल लेना है। अल्फा मतलब पूरा एंगल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज साइन अल्फा बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख दे रहा हूँ। 60 अपॉन 20 30 डिग्री हो गया, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। सो द आंसर इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ध्यान रहे जब आप यहाँ पे अल्फा ले रहे हो, अल्फा बाय 2 में हम कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। आपको एंगल अल्फा ही लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना। अल्फा मतलब पूरा एंगल आपको यहाँ पे लेना है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो।
यहीं पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मैं मिटा दो, खाली इसका फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाय 2। अब देखो यहाँ पे आप अलग अलग केसेस हम लोग देख सकते हैं एंगल्स का, और फिर उसके बाद पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो मान लो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि ये पूरे सर्कल का एक क्वार्टर है और इसको चार्ज कर रखा है, तो इसका मतलब आपका एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। मान लो इस डायरेक्शन में आपका EX है और इस डायरेक्शन में आपका EY है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको फाइंड EX EY एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो कैसे ढूंढोगे? रेडियस R है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्क के वजह से, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था। तो आप पहले ये जो पूरा आर्क यहाँ पे एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब सीधी बात है अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। पूरा एंगल पूरा ले लो पहले, कितना है आर्क जो पूरा एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाय 2, जो हम लोगों ने अभी भी देखा था। कहीं भी EX, ऐसा नहीं कि EX का फॉर्मूला ये ले लेना है, आप चेक तो करो कि आपका EX और EY और E का डायरेक्शन कहां पे है, समझे कि नहीं? तो यहां पे मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करना और उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, समझे? चलिए, तो ये E आ गया। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पूरा एंगल, अल्फा मतलब पूरा एंगल, और पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो E विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90 डिग्री बाई 2, और ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 अपॉन रूट 2, है ना? तो फाइनली E का वैल्यू आपका क्या आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, रूट 2 यहाँ डाल दिया। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? अब इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको क्या करना है, EX और EY ढूंढना है। इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको यहाँ पे आ गया। इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट आपका EX हो जाएगा और Y कंपोनेंट आपका EY हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये टोटल एंगल है आपका 90 डिग्री, आधा एंगल आपका मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में ये भी एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी एंगल 45 डिग्री हो रहा। इसका मतलब आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 45 डिग्री पे आ रहा है, ओके? और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 45 डिग्री पे आपका ये जो अगर E बन रहा है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। अब देखो ये आपका 45 45 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है? 45 45 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर इक्वल हो तो ये वाला मतलब EY, समझे? तो ये तो EX है, EX इस साइड के इक्वल है मतलब EY के इक्वल है, तो इसका मतलब EX और EY दोनों इक्वल हो गए। इन शॉर्ट आप ये किसी रेक्टेंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना, किसी रेक्टेंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री से आ रहा है, इसका मतलब वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि देन 45 डिग्री 90 डिग्री ये इसके बराबर हो जाएगा। रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड बराबर हो गया, इसका मतलब चारों साइड बराबर हो गए, तो आपका ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर बन जाएगा इसका मतलब EX और EY दोनों इक्वल हो गए। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बताओ? सिंपल है, यहाँ पे आप या तो क्या कर सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। सिंपल है यहाँ पे, सी जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटल आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ऊपर वाला आपका क्या है, EX है, और ये वाला क्या है, EY है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, EY हो जाएगा। और EX और EY जो है दोनों सेम है। तो आप इस केस में क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो E स्क्वायर विल बी इक्वल टू EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर हो जाएगा। E स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला हुआ है, तो आप क्या करो यहाँ पे, क्योंकि EX इज इक्वल टू EY है, तो आप इसके जगह पे EY के जगह पे EX रख दो। तो E स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2EX स्क्वायर हो जाएगा।
तो E विल बी इक्वल टू √2 EX हो जाएगा। तो इसका मतलब EX का वैल्यू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय √2। E का वैल्यू क्या है, ये है, उसको √2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 √2। 1 क्यों आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये लैम्डा आएगा, ये लैम्डा आएगा, सॉरी लैम्डा अपॉन 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और डिवाइडेड बाय √2। तो ये √2 और √2 2 हो जाएगा और फाइनली ये आपका लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ये हो गया आपका EX का वैल्यू। और EX और EY दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो फिर भाई EX और EY जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समझ गए। इसका एक और तरीका है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 45 डिग्री पे है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट निकाल सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, अलग अलग तरीके से इसके साथ खेल सकते हो। तो EX EY का वैल्यू हमको पता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ रहा है, इसको याद रखना। एक और तरीका है, सी EX जो है वो E का X कॉम्पोनेंट है और EY जो है वो E का Y कॉम्पोनेंट है। अब ये थीटा के साथ जो कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है E cos थीटा, और थीटा के साथ जो होता है वो क्या होता है, E sin थीटा। इसका मतलब EX E cos 45 डिग्री हो जाएगा। EX इज इक्वल टू E cos 45 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, E का वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, √2 2 हो जाएगा, फिर से 4 आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आ गया EX। EY को भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। रीजन क्या है, EY इज इक्वल टू E sin 45 डिग्री है और sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 ही आता है। तो आपको EY का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक ही चीज हो गई। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, जो पहले हम लोगों ने किया था, एक ही बात हो गई। चलो अब एक काम करते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क है, और तब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे तो कितना आएगा, चलो बताओ। सेमी सर्कुलर आर्क है, राइट, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो पहले तो आर्क कितना एंगल बना रहा है पहले वो देख लो, वही आपका अल्फा हो जाएगा। अब ये पूरा आर्क यहाँ पे आपका एंगल जो बना रहा है वो 180 डिग्री बना रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसका जो बाइसेक्टर है इसके डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, साइन अल्फा बाय 2। अल्फा पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन अल्फा मतलब पूरा एंगल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता है 1, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज योर E। तो इस केस में अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर रिंग के केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो होगा उसका ये वैल्यू आ जाएगा। समझ गए। मान लो इस रिंग को पूरा कर देते हैं, तब क्या होगा, पूरा कर दिया हम लोगों ने, मतलब रिंग कंप्लीट कर दिया, सर्कुलर रिंग हो गया, और इस पे सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो एक्सिस वाला हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, उसमें हमको पता है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। now, सेंटर पे अगर पूरा सर्कल ही हम कंसिडर कर लें तो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। अल्फा का वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन अल्फा बाय 2। अल्फा मतलब पूरा एंगल कितना है, अल्फा, दैट इज 360 डिग्री, सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, अगर नहीं पता है तो पढ़ोगे। साइन 180 डिग्री इज 0, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया अगर आपके पास पूरा सर्कल है और उस पर आपने चार्जेस स्टोर कर रखे हैं। ये आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप 2 सेमी सर्कल के रूप में देखो। अब अगर ये सेमी सर्कल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा और उसका वैल्यू ये होगा ऐसे, और ये सेमी सर्कल है
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इस डायरेक्शन में जाएगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और वैल्यू सेम है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये 4 क्वार्टर सर्कल से बना हुआ है, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा 45 डिग्री पे, तो इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले का इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे ऊपर चला जाएगा, कैंसल आउट हो गया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे, फिर से सारे कैंसल आउट हो गए और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ जाएगा 0। समझ गए? तो भाई ये अलग अलग केसेस थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।